सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को अगर आप देखो, ये शब्द को, सर्वाइकल का मतलब होता है नेक या गर्दन। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है एज रिलेटेड जो वेरेंटर होता है, जो एजिंग होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है जो हमारी गर्दन में जो स्पाइन है, स्पॉन्डिलो मतलब स्पाइन। तो गर्दन में जो स्पाइन है उसका एजिंग या वेरेंटर की वजह से जो कुछ चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। उम्र की वजह से तो हर कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, और स्पाइन भी एक ऐसा एरिया है जिसमें चेंजेस होते हैं। बट कई कबार आजकल देखने मिलता है कि ये चेंजेस कम उम्र में भी होते हैं, और कम उम्र का रीजन यही है कि जो हमारी दिनशैली है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, आजकल कई तरह से चेंज हो रही है। इन लास्ट 10-20 ईयर्स काफी चेंजेस हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल में। जैसे फोन आ गया, मोबाइल फोन में आजकल लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं कि घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ पढ़ रहे या फिर गेम खेल रहे हैं। बच्चे भी, इवन यंगस्टर्स अभी मोबाइल में काफी उनका यूज है। उसकी वजह से जो पोस्चर होता है, जो सिटिंग हैबिट्स होता है, वो काफी तरह नेक बेंड करके रखते हैं। और जो लोग ऐसा कुछ करते हैं उनमें भी नेक के ये चेंजेस जल्दी देखने को मिलते हैं। और ऑक्यूपेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लेबरर क्लास को आप देख लो कि वो हेड पे काफी वेट उठाते हैं। तो जितना वो स्पाइन को लोड कर रहे हैं, उतना जल्दी वो वेर एंड टेयर एक्सेलरेट होगा। तो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस जल्दी आ सकता है। और कुछ हद तक जेनेटिक्स का भी इसमें रोल पाया गया है कि अगर फैमिली में ये अगर है तो चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है। बट जेनेटिक्स का रोल एक इसमें पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट टू सम एक्सटेंट यू कैन से यस, जेनेटिक आल्सो प्लेज अ रोल। सबसे पहला कॉमन जो सिम्टम है वो है गर्दन में दर्द होना। और ये दर्द जो नॉर्मल डिग्री में, जो मिनिमल डिग्री में स्टार्टिंग में होता है, वो तो एक्सियल नेक पेन जिसको बोलते हैं। नेक के सेंटर में ये पेन होता है और बाजू में पेन होता है, उसको बोलते हैं एक्सियल नेक पेन। ये कई कबार मामूली सा होता है जो अपने आप सेटल हो जाता है। बट अगर ये चेंजेस बढ़ के नस के ऊपर दबाव करती है, तो जो नस हमारी गर्दन से निकल के हाथ में जाती है, वो नस के अलोंग पेन हो सकता है, जिसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। तो गर्दन में दर्द, हाथों में दर्द, जो नस हाथ में जा रही है उसमें वो एरिया में झुंझुनाहट होती है, एक सेंसेशन अजीब महसूस होता है, वहां पे कम सेंसेशन भी हो सकता है, फीलिंग्स कम हो जाती है वहां की। और अगर ये स्पॉन्डिलोसिस ज्यादा बढ़ के हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन कर रहा है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी इफेक्ट हो सकता है। तो हाथों में कमजोरी आता है, और जैसे फाइन हैंड फंक्शंस होते हैं, जैसे सुई में धागा डालना, या फिर हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है, सिग्नेचर चेंज हो जाती है, हाथ से कुछ चीजें पकड़ नहीं सकते हैं, जल्दी गिर जाती हैं। तो हाथ में कमजोरी होना एक स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आने की वजह से ये हो सकता है। वो पेशेंट्स के गेट में भी चेंजेस देखने मिलते हैं, जो जब चलते वक्त थोड़ा वो वाइड बेस चलते हैं, मतलब पैर थोड़ा वाइड रख के चलते हैं, बैलेंस में उनको प्रॉब्लम होता है। कई कबार एडवांस डिग्री में तो पेशेंट गिर भी जाते हैं, फॉल्स भी होते हैं। एक और सिम्टम जो देखने मिलता है वो है संडास और पेशाब पे, बाउल और प्लैटर पे जो कंट्रोल होता है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ताकि मतलब वो ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तुरंत उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, या अगर तुरंत वॉशरूम ना नहीं जा पाए तो फिर वो कपड़ों में भी उनको हो सकता है। तो ये कई सीरियस एक्सटेंट में ऐसे सिम्टम्स होते हैं, पर जो कॉमनली हमें 80-90% देखने मिलते हैं वो तो गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, हाथ में झुंझुनाहट, हाथ में सेंसेशंस का कम होना, यही कॉमनली देखते हैं। इसकी चपेट में मैं तो कहूंगा कि एज रिलेटेड ही फैक्टर है, और हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि किसमें जल्दी होगा, किसमें लेट होगा। इसका एग्जांपल वही समझ लो, जैसे किसी के बाल जल्दी सफेद होते हैं, किसी के लेट सफेद होते हैं, उसी तरह से एजिंग भी है। किसी किसी को तो हम 30 या 30 से यंगर एज में भी हम देखते हैं कि उनका सर्वाइकल स्पाइन का स्कैन काफी, उसमें चेंजेस आए हुए, मल्टीपल लेवल्स पे गद्दी सरक गई है। पर अगर आप एक विशिष्ट तरह के लोगों को स्टडी करें, ये लोगों के लाइफस्टाइल में ये ऐसे कुछ कर रहे हैं, ताकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फोन में काफी देर लगे पड़े हैं, अखबार पढ़ते हैं, या पढ़ाई करते वक्त एक पोजीशन में घंटों बैठ के डेस्क जॉब करते हैं और उसी पोजीशन में बैठे हैं, बाद में जैसे लेबरर्स भी। सो ऑल दिस, ये लाइफस्टाइल अगर जो लोगों में है, वो लोगों में इनका चांसेस ज्यादा बढ़ता है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम कम उम्र में हो सकते हैं।
सबसे पहले तो जो कॉमनली अवेलेबल होता है सब हॉस्पिटल में, सब क्लिनिक्स में, वो है एक्स-रे। एक्स-रे में हमें पता चलता है कि हड्डी घिसी हुई है, जो हड्डी के अंदर गद्दी होती है उसकी डिस्क की हाइट कम हो गई है। थोड़े बहुत एक्स-रे से भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का कनाल इनका छोटा है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के भी चांसेस इसमें हैं। तो एक्स-रे में हमें मोटा-मोटी अंदाज़ा आता है कि स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस कितने सीवियर डिग्री तक है। पर अगर ये पता करना है कि कौन-सी नस दबी है, कौन-सी गद्दी ज़्यादा दबा रही है और कौन से लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है और कितना सीवियर, तो हम एमआरआई स्कैन करते हैं। एमआरआई स्कैन में पूरी तरह से हमको पता चलता है कि स्पाइनल कॉर्ड का स्टेटस क्या है, कंप्रेशन है या फिर कितने लेवल्स इन्वॉल्वड है। तो एमआरआई इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मैं कहूँगा, जिसमें हम इसका पूरी तरह से हमको पता चलता है कि क्या कितनी कितनी हद तक ये प्रोग्रेस हुआ है। सीटी स्कैन भी कभी-कभार करना पड़ता है क्योंकि अगर आप एशियन पॉपुलेशन देखो जैसे जापानीज़, चाइनीज़ और कई हद तक इंडियंस में भी, ये जो लिगामेंट होता है स्पाइन के पीछे और स्पाइनल कॉर्ड के आगे, उसमें कैल्शियम जम के वो हार्ड हो जाता है। उसको बोलते हैं ऑसिफिड पोस्टीरियर लिगामेंट, ओपीएलएल उसको बोलते हैं। इसमें हमें कभी-कभार सीटी स्कैन भी करना पड़ता है क्योंकि अगर जब नस को खोलने का काम करना है, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नस पे दबा रहा है वो कैल्शियम से भरा हुआ है और कठिन है और हार्ड है, तो सर्जन को वो प्रिपरेशन करने में मदद होती है। तो मैं कहूँगा एक्स-रे, एमआरआई और कभी-कभार सीटी स्कैन। ये 3 मेन इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि कितनी हद तक स्पॉन्डिलोसिस एडवांस हुआ है। इलाज इसमें स्टेजेस पे डिपेंड करेगा। अभी अगर पेशेंट पहले स्टेज में आ रहा है जिसमें गर्दन में दर्द है, एक्सियल नेक पेन है, बस कभी-कभार हाथ में दर्द जाता है बट इतना नहीं है। ये पेशेंट जनरली मेडिकेशन से, पेन कंट्रोल करने वाली मेडिकेशन से और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और हॉट वाटर फोमेंटेशन से, गर्म पानी की सिकाई से ये ठीक हो जाता है। कम से कम इसमें 5 से 7 दिन लगता है। कभी-कभी स्पाज़म होता है मसल का, तो गर्म पानी लगाए, एंटी स्पाज़मोडिक अगर वो मेडिकेशन ले, तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये हो गया एकदम बेसिक फर्स्ट डिग्री का प्रॉब्लम। जब ये दर्द बढ़ के हाथ में जाता है, जब हाथ में झुनझुनाहट बढ़ती है, कमजोरी आती है, तो उसमें रेडिकुलोपैथी मतलब नर्व्स के ऊपर प्रेशर है। अब जब नर्व्स के ऊपर प्रेशर होता है, तो हम पेन किलर और फिजियोथेरेपी के साथ हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस भी ऐड करते हैं। मतलब जो मेडिकेशंस नर्व्स पे एक्ट करता है, वो भी हम ऐड करते हैं। तो इस मेडिकेशंस भी से भी पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है कुछ हद तक और हो सकता है कि फिजियोथेरेपी से, इन मेडिकेशन से उन वो कई साल पेन फ्री रहते हैं और जनरली 60 टू 70% पेशेंट्स को यही इलाज हम देते हैं और उसी से वो ठीक हो जाते हैं बिना ऑपरेशन के। अब इससे भी अगर उनको आराम नहीं मिला और उनको कंटिन्यूअसली नस का पेन हो रहा है, गर्दन का पेन हो रहा है, तो हम इंजेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। अभी इंजेक्शन ट्राई में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंजेक्शन का ऐसा होता है, कभी-कभार ये डायग्नोस्टिक होता है, मतलब जाँच करने के लिए कि ये यही प्रॉब्लम है पेशेंट का और थेरेपेटिक भी होता है, मतलब पेशेंट का पेन भी रिलीफ होता है। अगर पेन रिलीफ हुआ, तो हम ये नहीं बता सकते कि कितने लंबे समय तक पेन रिलीफ रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कितने दिनों से वो नस दबी हुई है, कितने लंबे समय तक दबी हुई है, कितने अच्छे से इंजेक्शन दिया है, क्या ड्रग्स यूज़ किए हैं, आपकी बॉडी कितने जल्दी वो ड्रग्स को निकाल देती है सिस्टम से। तो कुछ कई फैक्टर्स है और कई फैक्टर्स हम जो हमको पता नहीं है, वो डिसाइड करते हैं कि इंजेक्शन का इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा। पर अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर है, जो हमारी ब्रेन से बॉडी पे कम्युनिकेट कर रही है और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ से चीजें गिर रही है, कमजोरी है हाथ में, संडास पेशाब पे कंट्रोल इन्वॉल्व है, तो ये कई सीवियर या सीरियस डिग्री की स्पॉन्डिलोटिक समस्या हो गई और इसमें पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम वो स्पाइनल कॉर्ड पे जो प्रेशर है उसको निकाल के हम फ्री कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये तो एजिंग प्रोसेस है। एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस है एक, जिसको हम कैसे ही रोके कि क्योंकि जैसे बाल तो सफेद होते ही है या जैसे आपका एज होगा वो तो एजिंग होनी ही है। पर जैसे मैंने कहा कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस एक्सेलरेट होती है, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है या वो चीजें कुछ अलग तरीके से करनी है। अगर हम घंटों ऐसे पोजीशन में लगे हैं, जैसे पेपर पढ़ रहे काफी लोग मॉर्निंग में, ओल्डीज हमारे जैसे पेपर लेके काफी देर तक ऐसे पोजीशन में पढ़ते रहते हैं उसको, तो पोजीशन एक ना रखे नेक की ऐसे नीचे झुक के,
फ़ोन में उतनी देर तक ना यूज़ करें। कई कभार हम लोग देखते हैं गाड़ी चलाते वक़्त लोग फ़ोन ऐसे भी डाल के चलते हैं गाड़ी, वो तो सबसे वर्स्ट है, वो नहीं करना चाहिए लंबे समय तक या फिर वो करना ही नहीं चाहिए, किसी भी पोज़ीशन में ऐसे नेक को ट्विस्ट करके फ़ोन गर्दन में रख के। दूसरा एक है कि भारी हेलमेट जो हम पहनते हैं, काफ़ी हमारे बाइक जो चलाते हैं लोग, जो काफ़ी हेवी हेलमेट रहता है उनका कभी-कभार। तो एक अपने हेलमेट को भी ज़रा देखिए उसका वेट, और अगर आप लाइट हेलमेट परचेज़ कर सकते हो तो वो भी बेटर है, क्योंकि जितना आप वेट आपके स्पाइन पे डालोगे, उतना उसका लॉन्ग टर्म में चेंजेस उसमें दिखेंगे, एक्सेलरेशन होगा स्पॉन्डिलोसिस का। तो वो एक छोटी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। एक और चीज़ है स्लीपिंग हैबिट्स। जब हम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट का तकिया ना यूज़ करें। तकिया की हाइट बस उतनी ही हो जितने में आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, आपकी नेक बेंड नहीं हो रही है, ऐसे या ऐसे। तो ये एक छोटी-सी चीज़ है स्लीपिंग हैबिट्स की, पर लॉन्ग टाइम में इसका इफ़ेक्ट होगा, अगर आपने ये सही तरीके से नहीं फ़ॉलो किया तो। तो यही मैं कहूँगा छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और जैसे भारी वेट भी ना उठाएँ आप सर पे या शोल्डर्स पे लंबे समय तक। कभी-कभार ठीक है, बट ल नियमित रूप पे रिपीटेडली ये सब चीज़ें ना करें। रिपीटेडली करने के बाद ही इसके इफ़ेक्ट होते हैं।